जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए अभी जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उससे रिलेटेड हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ आज से हम एक चीज़ और करेंगे कि हम जो पिछले साल प्रैक्टिस सेट किया गया था ना, हम उन सभी प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और जो क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हुआ है उसे आप अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किस धातु का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। यहाँ पर आपसे धातु की बातें कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे ज्यादा यूज करते थे। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। तांबे और कांसे से हथियार, औजार और मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है कि तांबे से क्या क्या चीजें बनाई जाती थी। एक तो हथियार, औजार और मूर्तियां बनाई जाती थी। साथ ही साथ लोहे का उपयोग हड़प्पा काल में नहीं किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा काल में तांबे और कांसे का उपयोग होता था, हड़प्पा काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। नालंदा, तक्षशिला, काशी और उज्जैन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। नालंदा एक प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय था। यहाँ बौद्ध धर्म के अध्ययन के साथ साथ अन्य विषयों का भी शिक्षण होता था। एक नाम आपको याद रखना है, बुद्धिज्म। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ अन्य विषय भी वहां पर पढ़ाए जाते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। तो इन तीनों ही बिंदु को आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर असेशन रीजनिंग का क्वेश्चन दे करके आपको फंसा सकता है एग्जामिनर यहाँ पे। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तमिल। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। कौन से भाषा का उपयोग किया था? तो प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अभिलेखों के माध्यम से संवाद शुरू किया है वो अशोक ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है। यदि आप लोगों ने कल के वीडियो को देखा होगा तो ये प्रश्न वहां पर आया था ऐसे ही कि धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है। देखिए सबसे पहले हम बौद्ध धर्म से बातें समझते हैं। सबसे पहले आपका है बौद्ध धर्म। इसके जो संस्थापक है वो है आपके गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? सारनाथ में।
सारनाथ में भी पीपल वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो उसी को हम क्या नाम दिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पर जो होगा पहला उपदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला बिंदु समझते हैं। यह गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश था। इसमें 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग का वर्णन किया गया है। जब गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो वहां पर उन्होंने 4 आर्य सत्य की बातें की थी। और इन 4 आर्य सत्य में से भी जो सबसे पहला था वो क्या था, दुख के ऊपर उन्होंने बात किया था। तो ये आपको नोट करना है। फिर है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है क्योंकि यह धर्म का पहिया घूमने के समान था। किसके समान था, धर्म के पहिया घूमने के समान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस नदी को सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता है। आंसर है सिंधु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी, सिंधु नदी के तट पर। दूसरा है, यह नदी सभ्यता के लिए जल और परिवहन का प्रमुख स्रोत थी। साथ ही साथ सिंधु नदी से ही सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये जो नाम पड़े हैं किसके नाम पे पड़े हैं, ये सिंधु घाटी सिंधु नदी के नाम पर पड़े हैं। ये आपको नोट करना है बिंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में एक स्थापना की जो कि आर्य समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका जन्म 12 फरवरी को हुआ था। ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को समझते हैं। स्वामी दयानंद ने वेदों की महत्ता को प्रचारित किया। नोट करना है आपको। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में और आर्य समाज ने सामाजिक सुधार और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये 2 बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि मगध का पहला शासक कौन था। मगध का पहला शासक कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। कौन था पहला शासक, बिंबिसार था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। कहाँ का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। उसने अपने शासनकाल में कई राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए हैं। इसमें से आपको पहला बिंदु याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप छोड़ना मत। इनको आप अगर नोट करते रहोगे, याद करते रहोगे, तो ये वही क्वेश्चन है जो बाकी लोग गलत करते हैं और आपको क्या करेंगे, ये एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करवा देंगे। तो बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को और समझते हैं विस्तार से। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने प्रमुख सलाहकार चाणक्य थे। इनके प्रमुख सलाहकार कौन थे, चाणक्य थे। उन्होंने सिकंदर के सेनापति को हरा करके
भारत में साम्राज्य स्थापित किया था। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों ही बिंदु को आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अपना नंबर गिनते चलिएगा कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन को सही किया है, ताकि जब मैं अंत में पूछूं तो आप बता सको। आगे है, कौन सा ग्रंथ महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नीचे आपको 4 ग्रंथों के नाम दे रखे हैं। इन चारों ही ग्रंथों में से महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। आंसर है त्रिपिटक। बुद्धिज्म के जो त्रिपिटक है दैट इज अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। ये जो 3 पिटक है, इन तीनों ही पिटकों में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसको और विस्तार से समझते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ है। ठीक है, कौन से ग्रंथ है? धर्म ग्रंथ है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और उनके शिष्यों का विचार संग्रहित है। किसमें? त्रिपिटक में। और त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों ही बिंदु को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी किस भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य जो है भारत में कहाँ पर बसे थे सबसे पहले। सही उत्तर है इसका पंजाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए ये जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 नदियां आती है, दैट इज सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु और एक सरस्वती नदी। इनको मिलाकर के टोटल सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से आर्यों ने धीरे धीरे गंगा यमुना के क्षेत्र में विस्तार किया। और आर्यों ने संस्कृति वेदों में वर्णित है। आर्यों की संस्कृति किसमें वर्णित है? वेदों में वर्णित है। वेद जो है ये कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के अलग अलग विषय हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। चारों ही ऑप्शंस में से आपका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ये किससे संबंधित है? यह आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इन दोनों में डिफरेंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का महत्व है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैसे कि आपने विनय पिटक में देखा था कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। ऐसे ही जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसी के साथ ये 3 जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। और त्रिरत्न का पालन करने से व्यक्ति पापों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन भारत में शिल्प शास्त्र का संबंध किससे था? आंसर है वास्तुकला से। किससे था शिल्प शास्त्र का संबंध? वास्तुकला से। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए प्रश्न। शिल्प शास्त्र प्राचीन भारत में वास्तुकला के नियमों और सिद्धांतों का एक ग्रंथ था। ठीक है, आपको स्पष्ट है। दूसरा है, इसमें मंदिरों का निर्माण, मूर्तिकला के विविध का विवरण है। इसमें मंदिर निर्माण और मूर्तिकला की विधियों का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ वास्तुकला की तकनीकों
और सामग्री के उपयोग को भी दर्शाता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, सॉरी विष्णुगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त। चारों ही ऑप्शंस में से चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त को। ये चाणक्य वही है जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था। कौन सी किताब लिखा था? अर्थशास्त्र। ठीक है, ये युद्ध से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, और चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इतना बातें आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह है कि चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, और उन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जो कि राज्य शासन और राजनीति पर आधारित है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। तो आपको ये पहला वाला और अंतिम वाला ये दोनों ही आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपके 1875 में, और जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष थे ए ओ ह्यूम। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी क्वेश्चंस को सही करेंगे उसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो बताइए आप लोगों ने अब तक कुल कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में दे देंगे। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है उत्तराधिकारी की सीमाएं। ठीक है, उत्तराधिकारी की सीमाएं इसके क्या है? मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण है। क्यों? इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन उत्तराधिकार की समस्याओं और कमजोर शासन के कारण हुआ है। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया, और आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। तो ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक आपका असेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो इन तीनों ही बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए हम ऐसे ही रोज प्रतिदिन एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था, कल हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। अब तक जितने भी टेट में या फिर सी टेट जितने भी सरकारी एग्जाम के पेपरों में एसएसटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बने बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।